राज्य से दूसरे राज्य जा रहा था। एक दिन सभी बिजनौर गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। उनके साथ कुछ बैल, ऊंट और कुत्ते भी थे। तभी बंजारों के मुखिया रवि की पत्नी, सुनिए जी, बहुत देर से हम चल रहे हैं, कुछ समय में अंधेरा हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमें कहीं सुरक्षित जगह देखकर आज विश्राम करना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। ये आगे थोड़ी दूर पर एक नदी है, हम सब वहीं रुकते हैं। मैं अभी बाकी सबको बताकर आता हूँ। रवि अपने साथियों को रुकने की जगह बताता है। नदी पर पहुँचते ही रवि देखता है कि गाय का एक बछड़ा नदी के पानी में डूब रहा था। अरे ये क्या, मुझे तो उस बछड़े को बचाना चाहिए, बेचारा डूबकर मर जाएगा। रवि भागकर नदी के पानी में कूदता है और उस बछड़े को पानी से बाहर निकालता है। वो बछड़े को अपने कबीले के पास लेकर आता है। ये क्या, आप इस बछड़े को क्यों लेकर आ गए? अरे यहाँ हमारे ही रहने का ठिकाना नहीं होता, आज यहाँ तो कल वहाँ। हम इतने छोटे बछड़े का ख्याल कैसे रखेंगे? अरे ये बेचारा नदी में डूब रहा था, उसे बचाना जरूरी था। लगता है कुछ ही दिन पहले इसका जन्म हुआ है, परंतु आसपास इसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दी। इसका मतलब है कि अभी हमारे साथ ही रहेगा। तो ठीक है ना, हमारे साथ बाकी जानवर हैं, उनके साथ ये भी रहेगा। घास फूस तो खाता है, बड़ा हो जाएगा तब सामान ढोने के काम आएगा। ठीक है। अगले दिन फिर सब आगे जाने लगते हैं। गाय का बछड़ा भी उनके साथ ही होता है। सभी विटावा नाम के राज्य में जाकर पहुंचते हैं। सभी विटावा में अपने अपने तंबू बांधकर रहने लगते हैं। रवि सबसे कहता है, ये राज्य तो बहुत समृद्ध है, यहाँ हम सबका अच्छा व्यापार हो जाएगा। आप सब अपनी अपनी वस्तुएं लेकर नगर में चलिए, वहाँ पर हम बाजार में ये वस्तुएं बेचने के लिए रखते हैं। सभी स्त्रियां और बच्चे यहीं रुकिए, हम सब शाम तक लौट आएंगे। रवि अपने समूह को लेकर आगे चला जाता है। शाम को अच्छा व्यापार करके लौट आते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। मुखिया रवि अपने समूह को लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य घूमता रहता है। रवि का बेटा रतन भी अब बड़ा हो जाता है और जो बछड़ा रवि ने पाला था वो अब बड़ा बैल बन गया था। किसी के पास भी ऐसा बैल नहीं था। देखा सरिता, सालों पहले उस दिन तुम मुझे बिल्लू को पालने से रोक रही थी। अब देखो हमारा बिल्लू कितना बड़ा हो गया है। पूरे समूह में किसी के पास भी इतना बड़ा बैल नहीं है। अरे हमारे समूह में क्या, मुझे तो लगता है किसी भी बंजारन के पास ऐसा बैल नहीं होगा। आप सही कह रहे हैं। बिल्लू तो अकेला ही कितना बोझ अपने पीठ पर उठा लेता है। बैलगाड़ी को जोड़ दो तो अकेले ही बैलगाड़ी को खींचता है। हाँ, बिल्लू तो हीरा है, हीरा। तभी रवि का बेटा रतन वहाँ आकर, आप दोनों फिर शुरू हो गए। आपको तो बस मौका चाहिए बिल्लू की तारीफ करने का। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं नहीं, वो बिल्लू ही आपका बेटा है और मुझे आप कहीं से उठाकर ले आए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है बेटा, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे। तुम बिल्लू के लिए घास लेने गए थे ना? अब कहाँ है घास? घास यहाँ है। भीमा की आवाज सुनकर तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं। भीमा उस गांव का एक पहलवान होता है जो बड़ा ही धनिक था। उसके पास 10 गाय, कुछ बैल और भैंसे, ऐसे कई जानवर थे। क्या हुआ भीमा पहलवान, आप हमारे कबीले के पास कैसे आए? अरे तुम रोज अपने इस बिल्लू के लिए मेरे इलाके की घास और चारा लेकर जाते हो। मैंने अपने खेत का एक हिस्सा मेरे जानवरों को खाना मिले इसीलिए रखा है। मैं उसमें अपने जानवरों के लिए अलग तरह की घास उगाता हूँ ताकि वो अच्छा दूध और खेती के काम करने के लिए तगड़े बन जाएं। और तुम अपने इस बैल को वो घास खिलाकर तगड़ा बना रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? माफ करना भीमा पहलवान,
हमें पता नहीं था कि वो खेत आपका है। आज के बाद हम कहीं और से उसके लिए घास लेकर आएंगे। मतलब हमारे ही गांव के किसी और खेत से ना? अरे तुम लोग इस गांव के वासी नहीं हो। इस गांव के क्या, तुम तो इस राज्य के भी नहीं हो। थोड़े दिन या महीने एक राज्य में रुककर धन कमाकर दूसरे राज्य चले जाते हो। कितनी गंदगी फैलाते हो। तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है कि तुम हमारे गांव के खेतों में जाकर अपने जानवरों के लिए घास तोड़ो। ऊपर से आपको सब मुफ्त में चाहिए। घास लेकर जाते हो, उसके पैसे भी नहीं देते। यदि पैसों की बात है तो आप सीधी तरह से बता दीजिए, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। पैसे तो मैं लेकर ही रहूंगा, तुम्हें क्या लगा ऐसे ही तुम्हें छोड़ दूंगा? हाँ? रवि भीमा को पैसे दे देता है। बस इतने पैसे? ये तो बहुत कम है। कितने दिनों से तुम मेरे खेत से घास ले रहे हो? अरे तुम्हें पता भी है मैंने उस खेत को बनाने में कितना खर्चा किया है। पर मेरे पास तो अभी इतने ही हैं। मैं आपको बाद में और पैसे दे दूंगा। बाद में? कब? अरे मुझे पागल समझा है क्या? तुम लोग रातों रात इस गांव से गायब हो जाओगे तो क्या मैं तुम्हारे पीछे भागूं अपने पैसों के लिए? मुझे अभी के अभी पैसे दे दो। पर अभी नहीं है मेरे पास पैसे। कुछ दिनों से व्यापार भी नहीं हो रहा है ठीक से। भीमा रवि पर जोरों जोर से चिल्लाने लगता है। दोनों का झगड़ा हो जाता है और पहलवान भीमा रवि को पीटने लगता है। अब छोड़ो, छोड़ो मेरे पति को। क्यों मार रहे हो इतना? रतन, तुम तो जाकर पाने बापू को छुड़ाओ। अरे माँ, वो भीमा पहलवान का शरीर तो देखो कितना भारी है। वो बापू के साथ साथ मुझे भी मसल देगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला। कैसे बेटे हो तुम? मुसीबत के समय में अपने बापू का सहारा नहीं बन सकते? अरे कोई तो बचाओ इन्हें। भीमा रवि को बहुत पीट रहा होता है। उस भारी भरकम भीमा से मार खाकर रवि की हालत पतली हो जाती है। तभी बिल्लू अपनी रस्सी तोड़कर भागता है और भीमा पर हमला बोल देता है। बिल्लू अपने बड़े बड़े सींगों से भीमा को धक्के मारकर उसे दूर भेज देता है। भीमा भी बिल्लू से डर जाता है और आहा, इस बैल ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब भागने में ही भलाई है, नहीं तो ये मेरी जान ले लेगा। भीमा भाग जाता है। रवि बिल्लू के पास आकर उसे प्यार से सहलाने लगता है। मेरे बेटे बिल्लू, अगर आज तुम सही समय पर आकर मुझे नहीं बचाते तो शायद वो पहलवान भीमा मेरी हड्डी पसली एक कर देता। मेरा अपना बेटा मुझे बचाने नहीं आया, पर तुमने आकर मुझे बचा लिया। तभी रहस्यमयी तरीके से बिल्लू बोल पड़ता है। मालिक, मुझ पर तो आपका कितना उपकार है। सालों पहले आपने मुझे डूबने से बचाया था और फिर अपने साथ रखकर मेरा ख्याल रखा, मेरा पालन किया। आपकी जान बचाना ये तो मेरा कर्तव्य है। बिल्लू को बोलता हुआ देख रवि, सरिता और रतन तीनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बोलने वाला बैल? बापू, आपका ये बैल तो हमारी भाषा बोल रहा है। हाँ, मैंने भी इसे पहली बार बोलते हुए देखा है। बिल्लू, तुम बोल कैसे सकते हो? मालिक, मैं कोई सामान्य बैल नहीं हूँ। मेरे पिछले जन्म के पुण्य और उपासना के कारण मुझे इस जन्म में बैल होने के बाद भी इंसानी भाषा में बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं, तुम मुझे विस्तार से बताओ। ये मेरे पूर्व जन्म की बात है।